तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया हुआ है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है। और आज हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है। सही है। इसके देखो पिछले बहुत सारे लेक्चर से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। उसके पहले हम लोग ने ये देखा सॉल्यूशन होता क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूशन। तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है हमारे पिछले के कुछ लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वेन हॉफ फैक्टर नहीं समझ में आएगा। मैं ये गारंटी जैसे कह सकता हूं कि अगर आपको नहीं पता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर आपको नहीं पता कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि आपका ये क्या बोलते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं क्या होता है, ठीक है, तो अगर आप ये आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी ना तो आप आगे की चीजें नहीं पढ़ पाओगे, ये वैन हॉफ फैक्टर नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि आप पहले के थोड़े लेक्चर्स को देखें, पहले जो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है उसे समझे। ठीक है। और उसके बाद आप लोग जंप करें हमारे इस लेक्चर के ऊपर। ठीक है, चलेगा? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से कर लेना। ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो कोई भी आपको डाउट होता है तो आप आ सकते हैं बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आना अपने डाउट पूछना। ठीक है, बड़ा भाई समझ के। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10th। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों। हमें सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सही है। ओआरएस के सॉल्यूशन आप लोग ने पिए होंगे, ओआरएस के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और इन दोनों चीजें से ही फिर आगे चल के हम लोग वेन हॉफ फैक्टर की जो इक्वेशन है उसे डेरिवेट करने की हेल्प करेंगे। ठीक है, करना चाहेंगे। चलो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो आ जाओ, समझ आएगा ना, थोड़ा भावनाओं को समझा करो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो डिसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, जो क्या हो सकते हैं बच्चों? दे कैन डिसोसिएट। नो, व्हाट इज मीन बाय डिसोसिएट? हाँ, डिसोसिएशन क्या होता है हम लोग थोड़ा सा इसको कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे। एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताओ, तो हम लोग इसको कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे। ऐसी चीज आप जल्दी तरीके समझ सकते हो। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। देखो फॉर एग्जांपल आपने लिया है NaCl। ठीक है, आपने क्या लिया? NaCl। और आप लोग को पता है NaCl में ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव होता है, ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव होता है। सही बात है ना? ठीक है, बिकॉज इट इज अ सोडियम metal, so it bears positive charge and Cl is a non-metal gas and it is electronegative, hence it is bear that negative charge। जब बच्चों इसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है, जब मैं किसको ऐड करूंगा, इसको किस में ऐड करूंगा? आपके पानी के अंदर ऐड करूंगा, तो क्या होता है पता है? आपका ये NaCl डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है दो अलग अलग कंपाउंड में। एक आपका बनता है Na+ और एक आपका बनता है Cl-। ये दो अलग अलग बच्चों कंपाउंड मिलते हैं। अगर आपका एक प्राइमरी कंपाउंड जो भी आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर डाला, दिस इज अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये क्या है? आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। तो जब आपने इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डाला तो आपका सॉल्यूट क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, मतलब टूट गया। दो अलग अलग पार्ट या तीन अलग अलग पार्ट या चार अलग अलग पार्ट में वो क्या हो सकता है? टूट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। तो अगर आपका मॉलिक्यूल टूट रहा है छोटे छोटे पार्ट में तो मैं कहूंगा कि आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, आपका मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। इसे हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। पर अगर वही मैं बात करूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तो ये ठीक इसका अपोजिट होगा। मतलब इसमें जो पहला पॉइंट आएगा बच्चों ये क्या आएगा? दे कांट डिसोसिएट, मतलब इनके अंदर कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो सकती। एक सेकेंड ना,
इनके अंदर बच्चों कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो सकती, ठीक है। सो दे कांट डिसोसिएट। समझ में आई बात? इनके अंदर डिसोसिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसका एग्जांपल बताओ सर। तो इसका एग्जांपल आप बहुत ही आराम से ले सकते हो। जैसे मान लो सुक्रोज आपने लिया, सुक्रोज आपको पता है ग्लूकोज का ही बड़ा भाई है, ठीक है। तो आपने सुक्रोज लिया और सुक्रोज को जब आपने पानी के अंदर मिक्स कर दिया, इफ यू एड सुक्रोज इन योर वाटर, नाउ सुक्रोज इज अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और आपने इसको किसके अंदर डाल दिया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर डाल दिया, तो होगा क्या बच्चों? इस कंडीशन में आपका सुक्रोज सुक्रोज ही रहेगा। ये किसी भी छोटे छोटे पार्ट में टूटने वाला नहीं है, ये किसी भी छोटे छोटे पार्ट में टूटने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगा कि सुक्रोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सुक्रोज क्या है? आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में टूट नहीं रहा। पर वहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बच्चों छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाता है? टूट जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, आपका मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि यहां पर एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गया। कहने से यहां पर मॉलिक्यूल, देखो एक ही मॉलिक्यूल था आपका NaCl का, पर जब आपने इसको वाटर के अंदर ऐड किया तो आपको मॉलिक्यूल्स कितने मिल गए? अब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? एक Na का मॉलिक्यूल अलग, एक Ca का मॉलिक्यूल अलग, मतलब अब यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? दो हो गए। तो आई कैन से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर इंक्रीज्ड। इनके अंदर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो एक ही मॉलिक्यूल सुक्रोज का था और जब आपने पानी मिलाया तो भी मॉलिक्यूल एक ही है, तो मतलब यहां पर कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज नहीं होते, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर इंक्रीज नहीं होते, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे इनके अंदर? सेम है, पर इसके अंदर बच्चों आपके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब याद करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों मोल्स के ऊपर ही तो डिपेंड करती है। हम मोल्स की बातें करते हैं ना, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की बातें करते हैं हम लोग। वहां पे ये तो नहीं देखते कि भैया ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट, अच्छा ये चीज है, नहीं, फाड़ में जाए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, सही है। तो आप यहां पे देखो तो यू कैन से कि इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, सही है, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये मैंने क्या लिखा समझ में आया? मैंने बोला कि इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज इसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। और वी नो, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत पहले से पढ़ी है, तो हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करती है। समझ लो, तो यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो यहाँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा फर्क आएगा नहीं, पर यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी और इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये समझ में आ गया, इसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ज्यादा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गई इतनी बातें, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, हम लोग स्टडी करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को। वेंट हॉफ फैक्टर को समझने से पहले, वेंट हॉफ फैक्टर को समझने से पहले हम, मतलब इसका डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको पहले समझा देता हूं वेंट हॉफ फैक्टर होता है। देखो वेंट हॉफ फैक्टर क्या है? वेंट हॉफ एक्चुअली कोई साइंटिस्ट होंगे जिनका नाम पड़ा होगा। इसको हम लोग बच्चों दिखाते हैं आई से, ठीक है। इसको हम लोग किससे हमेशा दिखाएंगे? आई से, स्मॉल आई से, सही है। आपकी वेंट हॉफ फैक्टर कहता यह है कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोलाइट की, अगर आप उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि I इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी भैया, प्रॉपर्टी ऑफ, हो गया मेरे स्पेलिंग को, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपकी वेंट हॉफ फैक्टर कहलाएगी। मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने क्या बोला समझ में आया बच्चों? ठीक है, मैंने सिंपल सा एक चीज कहा है, मैंने ये कहा है कि जब आप वेंट हॉफ फैक्टर मतलब क्या, कि जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको आप डिवाइड कर दोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू इज सपोज टू बी वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा सेम कॉन्सेंट्रेशन पे होनी चाहिए चीजें। ठीक है, हमेशा सेम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेंट हॉफ फैक्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट का और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा और अगर आप इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दोगे इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा, मान लो जो भी एक्स वाई जेड जो भी आंसर मिलेगा, दैट आंसर, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। सही बात है। अब देखो डेफिनेशन में भी सेम चीज लिखी हुई है, डेफिनेशन में भी आपको यही सेम चीज दी हुई है, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, जो आपका वेंट हॉफ फैक्टर है, वेंट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, यहां पे क्या है, द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या है, ये रेशियो है। सही बात है, एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बच्चों यहाँ पर आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। दिक्कत क्या है, मतलब वही चीज समझ में आ रही बात, तो उसे आप वेंट हॉफ फैक्टर नहीं बोलोगे अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही है, तो हमको क्या फॉर्मूला मिल गया बच्चों, यहां से हमको फॉर्मूला मिल गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां से मैं बहुत सारी चीजें बना देता हूं। अब तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी है। सही है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है। कौन कौन सी, रुको, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड। कौन कौन सी, सबसे पहला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला। दूसरा क्या था बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सही है। तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, समझ रहे हो ना। और लास्ट आपका क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सही बात है। ठीक है, अब आप लोगों को यह चीज पता है कि आपका जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, आप इसे दिखाते हो डेल्टा पी से। ठीक है, डेल्टा पी इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप दिखाते हो डेल्टा टी बी से। नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा टी बी से आप दिखाते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलर तरीके से आप दिखाते हो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, किससे दिखाते हैं, डेल्टा टी एफ से। और ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे दिखाते हैं बच्चों, आपके फाई से। ये हम लोगों ने पिछले 4-5 लेक्चर्स में सीखा है, इतना तो सीखा है। सही है, इसको भी यहां लिख देता हूं, इतना तो हम लोगों ने 4-5 लेक्चर में सीखा है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा था आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसे आप दिखाते हो डेल्टा पी से, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर।
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया बच्चों, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा ना बच्चों, उसे हम लोग नॉट के साथ दिखाएंगे। जैसे मान लो डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वहीं अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो यहां पे आप सिर्फ क्या डाल दोगे, एक नॉट डाल दोगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कैन आई से, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कैन आई से बच्चों, योर आई इज इक्वल टू, योर आई इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा पी नॉट। सही है, जहां पे आपका जो नॉट वाला वैल्यू है आप इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगाओगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप नॉट लगाओगे। सही है, ऐसे याद करो, नॉन में एन आता है, नॉट में भी एन आता है, नॉन में एन आता है, नॉट में भी एन आता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। सही है, तो इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलर तरीके से आपका इसका हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिमिलर तरीके से आप इसका भी लिख सकते हो, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय डेल्टा टीबी नॉट। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ नॉट, और यू कैन राइट पाई डिवाइड बाय पाई नॉट। है, सही है, सही है बच्चों। मैंने क्या बोला, मैंने अभी बोला कि हम लोगों ने डेफिनेशन बनाया है, दिस इज योर वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। सही है, तो वेंट ऑफ फैक्टर का क्या इक्वेशन था आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे आप नॉर्मली दिखा रहे हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आप इसे नॉट से दिखा रहे हो। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा जहां पे आपका इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस इज जो वन इक्वेशन। ये आपका क्या बनता है बच्चों, आपका वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आप इसे डाल सकते हो। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की यहां पर बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज आई इन टर्म्स ऑफ मोल। अब मोल के लिए भी एक अलग सा फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में। क्या बोल रही है आपकी बुक, आपकी बुक कह रही है, ध्यान से सुनेंगे, आपकी बुक कह रही है जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर है, इसे अभी समझोगे आगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या, किससे दिखाते हैं हम लोग इसे, आई से दिखाते हैं ना, आई से दिखाते। एक और आपकी बुक कह रही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात कर रहे हैं कि तब डेफिनेशन कैसी बनेगी। तो आपकी बुक क्या कह रही है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात हो रही है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था। क्या बोला मैंने, वेंट ऑफ फैक्टर आई जो है ये क्या है, इसको हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिफाइन करें तो क्या हम लोग बोलेंगे दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसके नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने एक ये लिया, टब लिया, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया मान लो, और इसके अंदर मान लो मैंने NaCl मिला दिया। तो NaCl मिलाने के बाद इसका जो भी वैल्यू था, वो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है वो डबल हो जाएंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं बढ़ जाएंगे। तो उसकी वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू आएगी आफ्टर डिसोसिएशन, आप डालोगे डिवाइड बाय इनिशियल मोल। मतलब इसमें डालने से पहले नमक के कितने मोल प्रेजेंट है, आप उन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी क्या आ जाएगा बच्चों, आपका वेंट ऑफ फैक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आपको आपका वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन, बहुत इजी, बहुत इजी। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, बढ़ते आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी
अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सारी की सारी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की पढ़ी है। तो अब हमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। कैसे होता है देखो, पहले तो सबका हम लोग डेफिनेशन, सबका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट x2। अब देखो ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपके पहले की जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ी थी, जैसे दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है, तो ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। फिर इसके बाद आएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग अपना सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और फिर आपका क्या है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार का ही जो हम लोगों ने डिराइव किया था इक्वेशन, वही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, सही है। तो आ जाओ लिखते हैं। सबसे पहले ये आपका वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट, सही है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, ये डेफिनेशन था। फिर इस m यानी मोलैलिटी, दिस इज द मोलैलिटी, इसको मैं बच्चों चेंज कर सकता हूँ किससे, k, या आपका k वैसे ही रहेगा kb इंटू 1000 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 इंटू w2। मेरे हिसाब से शायद ये कुछ चीज़ें चेंज होंगी इसके अंदर, क्या यही है, नहीं गलत हो गया, गलत हो गया, मुझे पता ही था गलत। मोलैलिटी का वैल्यू क्या था, मेरे को याद था W2 से, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। नाउ दिस इज द राइट वैल्यू, इसका है ये आपका डेल्टा टीवी का है, जितनी भी वैल्यू है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की है। फिर क्या है बच्चों, फिर क्या है, डेल्टा TF क्या था, KF इंटू M, सिमिलर है KF इंटू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। ये हम लोग ने कहाँ पे डिराइव किया था, एलिवेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। फिर लास्ट था बच्चों हमारा पाई वाला, पाई क्या था, पाई इज इक्वल टू MRT, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है, पाई इज इक्वल टू MRT, ये भी बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि इस MRT की जगह आप कुछ और लिख सकते थे, यहाँ पे N2 था, N2 क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसकी जगह ये भी डाल सकते हो W2 M2, बाकी की चीजें आप RT ऐसे का ऐसे रखो, यहाँ पे V डाल दो, सही है ना। तो ये भी बच्चों आपका एक टाइप का ये इक्वेशन था ना, जो हम लोगों ने अभी लेक्चर नंबर 9 में देखा था, लास्ट वाले लेक्चर में, सही है। तो ये चार इक्वेशन बच्चों हम लोगों ने पिछले चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पढ़े हैं, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थे। अभी तक हम लोग ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सब कुछ इसके लिए है, आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा, दैट इज I इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यही अभी तक हम लोग ने फॉर्मूला देखा ना, इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला बनाना है, अभी तक मेरे पास सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले हैं। तो अगर बच्चों मुझे ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको इधर भेज देना, ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब मुझे इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू में सिर्फ I को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वैन हॉफ फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये जितने भी वैल्यू है, ये जितने भी वैल्यू है बच्चों, अगर मैं सिर्फ इसमें I मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू I, एक एक्स्ट्रा आ गया, P1 नॉट x2। ये सारे के सारे मेरे इलेक्ट्रोलाइट के, कैसे समझ में आया, कैसे समझ में आया बच्चों, देखो ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जो अभी तक हम लोग ने फाइंड किए थे। इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। अगर मुझे नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करना है तो देखो ये मेरा सिंपल सा अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज योर वेंट फैक्टर इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मेरे पास इसका वैल्यू है और मेरे को I मेरे को मिल जाएगा। तो मतलब मेरे को अगर इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करना है तो बस मेरे को इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें बस आपको I मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे सिर्फ I लग जाएगा, KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2।
कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको फॉर्मूला सबका सब सेम रखना है, बस आपको आई मल्टीप्लाई कर देना सबके अंदर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। इसमें क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, दैट इज आपका आई MRT, या फिर आपका एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आई W2 RT डिवाइड बाय M2V। सिंपल है। तो यही बच्चों सिंपल सा आपका मॉडिफिकेशन है, यही बच्चों आपका सिंपल सा मॉडिफिकेशन है। व्हाट इज द मॉडिफिकेशन, सिर्फ आपको क्या करना है, आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूलेस थे जो पिछले हम लोग ने 4-5 लेक्चर से डिराइव किए हुए, इन लेक्चर को इन फॉर्मूलेस को क्या करना है, बस आपको आई का मल्टीप्लाई करना है। आप आई मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे भी आई मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारे के सारे किसके बन गए, आपके इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूलेस बन गए। सिंपल है, बहुत सिंपल, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव एंड लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, या फिर आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहना चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप कह सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन दो प्रकार के हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एक है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होगा, यहां लिख दो, विच नेवर डिसोसिएट, और यही बच्चों एक है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है। सही है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो टूटना, डिसोसिएट होना यानी टूटना हो सकता है। सही है, अब ये तो हमको पता चल गया। आप सर इसके आगे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों वो भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आपको इलेक्ट्रोलाइट देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसका 100% डिफ्यूजन रेट हो, जो पूरी तरीके से टूट जाए, जो पूरी तरीके से जो मॉलिक्यूल टूट जाएगा उसे हम लोग कहेंगे 100% डिफ्यूजन रेट, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ होते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोफाइल। सही है। नाउ व्हाट इज मीन बाय वीक इलेक्ट्रोफाइल आर द मॉलिक्यूल जो कि बच्चों पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट मतलब क्या है इसका, डिसोसिएट होना, पार्शियली मतलब क्या होना, जैसे मान लो आपने 100 ग्राम कंपाउंड डाला, 100 ग्राम आपने सॉल्यूट डाला, तो उसके अंदर से सिर्फ 5 ग्राम डिसोसिएट होगा, 6 ग्राम डिसोसिएट होगा, 10 ग्राम डिसोसिएट होगा। तो बहुत ही कम क्वांटिटी होती है इन सॉल्यूट की, इन इलेक्ट्रोफाइल की जो डिसोसिएट हो, बाकी के बाकी डिसोसिएट नहीं होते। सही है। सो देयर आर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो 100% कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। कुछ ऐसे होते हैं जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है जिनका पार्शियली डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। सही है। सो इनका पार्शियली डिसोसिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इन्हीं के बेस पे आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसी बेस पे एक इक्वेशन सॉल्व करना है जो आपको रिलेशनशिप देगा, इसका जो आपको रिलेशनशिप बताएगा बच्चों बिटवीन योर वेंट हॉफ फैक्टर एंड योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले वो जान लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, अगर वो 100 ग्राम में से 5 ग्राम भी डिसोसिएट हो गए तो भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो 6 ग्राम डिसोसिएट तो भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर 100 ग्राम में से 90% डिसोसिएट हो गए फिर भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है। जब तक 100% डिसोसिएशन नहीं होता तब तक वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा, तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि वहां कितना डिसोसिएशन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा भैया, हम तो एक बड़ा सा सॉल्यूट मॉलिक्यूल देख रहे हैं, उसको हम लोग डाल रहे हैं, अब उसके अंदर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितना डिसोसिएशन है। दैट डिसोसिएशन, इसे बच्चों हम लोग एक वैल्यू से फाइंड करते हैं, दैट वैल्यू इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये हमें बताता है
कि कितना डिसोसिएशन होने वाला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टोल्ड अस हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी इज डिसोसिएट इन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग दिखाते हैं बच्चों अल्फा से। ठीक है, इसे हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों? आपके अल्फा वैल्यू से दिखाते हैं। सही है, तो जितना भी डिसोसिएशन होगा वो आपका अल्फा होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं और फिर उसे हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ये बताता है कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो पता है 100% डिसोसिएशन होगा, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम भी हो सकता है, 4 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, समझ लो 99 भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा रेंज, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि आखिरकार कितना डिसोसिएशन हो रहा है। तो वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज नथिंग बट योर अल्फा। इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब हम लोग समझते हैं भैया कि आखिरकार इस अल्फा में, इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और वैन हॉफ फैक्टर जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी मैं आप लोग को बच्चों एक छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है, इस डेरिवेशन को थोड़ा हम लोग ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, आपकी बुक क्या कह रही है? चलो, आपकी बुक कह रही है बच्चों, एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो। आपकी बुक क्या कह रही है कि एक कंपाउंड है AXBY करके एक कंपाउंड है। ठीक है, इसका मैंने 1 मोल लिया। कितना मोल लिया? 1 मोल लिया, सिर्फ 1 मोल लिया। तो इनिशियल मोल मेरा 1 मोल है। जब आपने बच्चों इसे किसी भी, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज ये जो आपका है, जो भी आपका कंपाउंड है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है, तो मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। जब आपने बच्चों इसका डिसोसिएशन करवाया, अब इसको हमेशा एरो से दिखाना, डबल एरो से। जब आपने इसका डिसोसिएशन करवाया तो आपको XA मिला और YB मिला। क्या बोला मैंने? समझा? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको मिला बच्चों XY और ये B। अब ऊपर प्लस कुछ चार्ज आ सकता है, प्लस माइनस कुछ चार्ज आ सकता है, वो हम लोग नहीं यहाँ पे नहीं लिख रहे। ठीक है, और इनका अब यहाँ पर मोल कितना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे मोल कितना है वो हमें यहाँ पर नहीं पता कि भैया कितना मोल डिसोसिएट हुआ है और कितना मोल यहाँ पर डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएट। जैसे मान लो ये आपका Na2 है तो यहाँ पे 2 Na निकलेगा। अगर यहाँ Cl2 है तो 2 Cl निकलेगा। ऐसे होता है ना, जैसे मान लो आपका NaCl है, NaCl जब डिसोसिएट होता है तो आपका Na प्लस निकलता है, Cl माइनस निकलता है। तो जितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ थे तो एक मॉलिक्यूल निकला। अगर मान लो आपका HCl होगा तो एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा। समझ रहे हो? तो जितने मोल्स बच्चों आपके कंपाउंड रहते हैं उतने ही कंपाउंड आपके मोल में रिमूव होते हैं आफ्टर द डिसोसिएशन। सही है, तो वही मैंने लिखा है कि AX मतलब मान लो आपका A ये है, कुछ भी नंबर है, जैसे कोई कंपाउंड बताओ, Al2O। सही है, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर AlO3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये भी कंपाउंड होता है। जब ये डिसोसिएट होगा तो 3 ऑक्सीजन बनेगा और एक ही एल्यूमिनियम बनेगा। जितने मॉलिक्यूल यहाँ उतने मॉलिक्यूल यहाँ, तो ये आपका X है तो 3 आपका X बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? गलती नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। जहां पर आपने क्या किया कि आपका 1 मोल लिया, 1 मोल ऑफ AXBY, जब इसको डिसोशिएट किया तो आपको क्या मिला? आपको मिला बच्चों आपका XY, XA और आपका YB मिला। कितने मोल्स होंगे नहीं पता, तो भैया हम लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो मोल्स होगा, X मोल्स है जो भी है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। सिमिलरली इसके जो मोल्स है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो इसके X मोल है, इसके Y मोल है, तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया बच्चों? आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से माइनस ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा? आ जाओ दूसरे स्लाइड में। क्या निकालना है मुझे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद, डिसोसिएशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो मुझे पता करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल करना है बच्चों। क्या करना है? आपका
ये जो वैल्यू, अब यहां पे कितना बचा, डिसोसिएशन के इनिशियल स्टेप में यहां पे 1 मोल था, तो मान लो आपका डिसोसिएशन हो गया इतना, यानी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका हो गया इतना, इसके दोनों को मिल गया, तो यहां पे कितना मोल बचेगा बच्चों, यहां पे कुछ बचा होगा ना, कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल इसके भी बचेंगे, तो ये होगा बच्चों आपका 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो भी आपका डिसोसिएट हो गया है उसको माइनस कर दोगे 1 से, क्योंकि आपका 1 मोल था, तो उससे माइनस कर दोगे तो आपका जो बचा हुआ वो मिल जाएगा, और आपका जितना भी डिसोसिएट हुआ है वो यहां पे मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है, देखो वापस समझो, नहीं समझ में आ रहा तो ये आपकी नॉर्मल सी इक्वेशन है, जहां पे ax by है, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसको जब मैंने वो सॉल्वेंट के अंदर डाला तो ये डिसोसिएट हो गया, x बन गया a, ठीक है, जितना भी x मॉलिक्यूल था उतना a मॉलिक्यूल जितना भी था उतना a मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया, a x वैल्यू आपका नंबर बता रहा होगा, सिमिलरली y भी बन गया। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से थोड़ा ही बहुत डिसोसिएशन हुआ है, मतलब अगर मान लो ये 1 मोल है तो पूरा का पूरा 1 मोल यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे कुछ बचा होगा, जितना भी डिसोसिएट हुआ है उसे मैं कह रहा हूं आपका अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह रहा हूं। तो जब इसका डिसोसिएशन हो गया तो कंप्लीटली डिसोसिएशन तो हुआ नहीं है, तो आफ्टर डिसोसिएशन यहां पे लिख दूं आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, जो भी मैंने व्हाइट कलर की वैल्यू लिखी है वो आफ्टर डिसोसिएशन है, तो आफ्टर डिसोसिएशन इसमें क्या बचा, 1 माइनस अल्फा बचा, यानी 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें क्या बचा, जो भी आपका x वैल्यू है उसको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका x का वैल्यू आ गया, और सिमिलर तरीके से मैंने इसका भी निकाल लिया। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, कैसे पता चलेगा, आप इसको और इसको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कैसा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यही आपका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है जहां पे आप ये वैल्यू बना लोगे। सही बात है, मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है, एक्स वाई क्यों लिखा है मैंने, सॉरी बच्चों गलती हो गई, अल्फा वाई। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे अल्फा अल्फा सब में कॉमन है और 1 तो भैया होता ही है, तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चों प्लस में ही है ना, नहीं मल्टीप्लाई में, वो तो सही है, यहाँ पे अल्फा और 1 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस 1, सही बात है, x प्लस वाई माइनस 1, सही है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ वैल्यू आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वाला वैल्यू आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके देखो यही वाला वैल्यू सेम आएगा, सही है। तो मैंने क्या दिया, इसमें से 1 कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये आपका -1 यहाँ लग जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ -1 आ जाएगा, सही है, और यहाँ पे इसमें से अल्फा x बचा और इसमें से y बचा, तो x प्लस वाई क्या था, अगर मैं बच्चों x प्लस वाई को प्लस कर दो, x प्लस वाई, तो यही तो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यही है ना, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे दिखाते हो, n से दिखाते हो, तो आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई ये x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1, n क्या है, n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यहां से क्या मिला आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन की एक वैल्यू मिल गई, डिसोसिएशन करने के बाद कितने मोल्स बचे हैं उसकी एक वैल्यू मिल गई, और टोटल नंबर ऑफ मोल आपके n है, सही है। अब आपको याद होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एक फॉर्मूला था बच्चों, क्या फॉर्मूला मैंने इन टर्म्स ऑफ मोल क्या पढ़ाया था मैंने, दैट नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यही फॉर्मूला था, चेक कर लेना एक बार जो मैंने पढ़ाया है अभी, आफ्टर डिसोसिएशन स्क्रीनशॉट लिया करो, मेरे साथ साथ लिखा करो, डिवाइड बाय क्या था, इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल मोल क्या था सॉल्यूशन का, दिस इज द वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला था।
अब इसकी वैल्यू मिल गई हम लोग को, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 + अल्फा n-1। तो बच्चों मैं इसकी जगह लिख सकता हूं दैट इज 1 + अल्फा n-1 डिवाइड बाय इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल मोल कितना था, इनिशियल मोल आपका कितना था 1 मोल था, आपने कितना लिया था 1 मोल लिया था, तो डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा 1। अब डिवाइड बाय 1 की कोई वैल्यू है ही नहीं, सही है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट एज I इज इक्वल टू 1 + अल्फा n-1, सही है n-1। अब इस 1 को मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो माइनस हो जाएगा, इस n को मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो I-1 इज इक्वल टू अल्फा n-1, सही है। अब देखो यहाँ पे I-1 है, यहाँ पे n-1 है, n-1 यहाँ पे क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपका लास्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज योर अल्फा, दिस अल्फा बिकम दिस, एंड लास्ट में आपको क्या मिलेगा बच्चों आपका n-1, ये आपका ऐसे ही रहेगा, नहीं सॉरी ये नीचे आएगा ना, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या आपका बच्चों I-1 डिवाइड बाय दिस I-1 डिवाइड बाय n-1। This is the final relationship between, this is the relationship between your degree of dissociation and your Van 't Hoff factor। यहाँ पे आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Van 't Hoff फैक्टर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, ले लिया, समझ में आ गया, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, सही है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Van 't Hoff फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत सिंपल था, खाली आपको यहाँ पे n लेना है, इस सिंपलेस्ट चीज को यहाँ पे सॉल्व करना है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन, ये आ गया, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन इतना था, ये आपका I, इनिशियल मोल आपने कितना लिया था 1 लिया था, सिंपल है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इस साइड प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस अल्फा n-1 वैसे ही रहेगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वही सीन यहाँ पे लिखा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है चलेगा। आई होप आप लोग को जितनी चीजें मैंने समझाई हैं, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, वो सब कुछ समझ में आई होगी, ठीक है चलेगा। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसी के साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पर उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स इनिशियली थे मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे, ठीक है चलेगा। इस वीडियो को बच्चों यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा, अगले लेक्चर से हम लोग कोई दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कमेंट में बताना जरूर से, चलेगा। सो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से कोई दूसरे वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडिंग।